Hello everyone, welcome back to my channel Education is Development. Today we are going to study about Heart of Darkness which is written by Joseph Conrad. ये जो नॉवल है ये बेसिकली कॉलोनियलिज्म पे बेस्ड है। आप समझते ही होंगे कॉलोनियलिज्म का मतलब जैसे कि हमारी कंट्री में था बिफोर इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स हम पे रूल करते थे, वैसे ही यहाँ पे जो कंपनी वगैरह है इस नॉवल में वहाँ पे वर्कर्स पे लोड डाला जाता था, उनको एनिमल की तरह ट्रीट करा जाता था, उनको फोर्सफुली वर्कलोड करवाया जाता था। तो ये है इस नॉवल का मेन कंसर्न कॉलोनियलिज्म के बारे में। हम एक स्टोरी आगे पढ़ें। जो नॉवल है हार्ट ऑफ डार्कनेस ये जोसेफ कॉनरेड की वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क है उनकी बाकी नॉवेल्स में से। जोसेफ कॉनरेड पहले एक सेलर थे, एक राइटर से पहले। मतलब जो किसी भी नेवल शिप और किसी बोट के जो क्रू मेंबर होते हैं वो एज अ कैप्टन कॉन्गो रिवर की ओर गए थे। उसके बाद बीच में उनकी तबीयत खराब होने के कारण उन्होंने जो है उस मिशन से जो है गिव अप कर लिया था। वो बीमार हो गए थे तो वो इस मिशन को पूरा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो वापस अपने घर अपने इंग्लैंड चले गए। तो वहीं से उन्होंने लेखक का काम जो है वो शुरू किया, लिखना शुरू किया, और उनकी वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क है ये जो है हार्ट ऑफ डार्कनेस। वही जो इन्होंने जो ट्रिप करी थी वहाँ पे एज अ कैप्टन जब वो गए थे, तो वो उसी ट्रिप पे बेस्ड है जहाँ पे उन्होंने कॉलोनियलिज्म देखा, लोगों पे अत्याचार देखा, वर्कर्स पे। तो ये उसी ट्रिप के ऊपर काइंड ऑफ बेस्ड है ये नॉवल। जोसेफ कॉनरेड की जो नॉवल है, जो इनमें करेक्टर्स है वो कुछ हद तक रियल है। जो उन्होंने वो जो ट्रिप के दौरान जिससे मिले थे जो भी करेक्टर्स है वो रियल है। उनकी कुछ हद तक जो ये नॉवल है वो ऑटोबायोग्राफिकल है। हम पूरे उनके जीवन कथा पे नहीं बात कर रहे हैं, हम बस एक ट्रिप के बारे में बात कर रहे हैं जो उन्होंने ऑटोबायोग्राफिकल एक लिखी है। वो रियल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है ये नॉवल, जो ये कॉलोनियलिज्म है जो उन्होंने एक्सपीरियंस करी जोसेफ कॉनरेड ने। आप लोग इसे जियोग्राफिकल और बायोग्राफिकल भी कह सकते हैं। हार्ट ऑफ डार्कनेस जो है पहले 3 पार्ट में जो है अवेलेबल हुई थी ब्लैकवुड मैगजीन में इन 1891 में। इट्स 1899, आई एम सॉरी, इट्स नॉट 1891, 1899 में अपीयर हुई थी ये ब्लैकवुड मैगजीन में। और ये एज अ कंप्लीट नॉवल जो पब्लिश हुई है वो हुई है 1904 में। वैसे इस नॉवल का एक मूवी भी बना रखी है, इसकी वर्जन भी बना रखी है एपोकलिप्स नाउ के नाम से। आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, मे बी आपको ऑनलाइन मिल जाए वो। एनीवेज चलिए अब हम इस कहानी पे जो है जोर डालना शुरू करते हैं कि इस कहानी में आके है क्या, क्या उन्होंने एक्सपीरियंस किया अपनी रियल लाइफ में, क्या क्या कॉलोनियलिज्म था। हार्ट ऑफ डार्कनेस के जो मेन करेक्टर है वो है मार्लो, जो कि एक सेलर है, और वो उनकी एक जर्नी है कॉन्गो रिवर तक की, जो कि वो एक व्यक्ति से मिलने जाते हैं वहाँ पे, कुर्ट्स नाम के व्यक्ति से, जो कि बहुत ही ज़्यादा आइडियलिस्टिक मैन है विद ग्रेट एबिलिटीज़। मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन है, बहुत एनर्जेटिक है, विलिंग है अपने वर्क को लेकर। मैल्यू जो है एज अ रिवर बोट कैप्टन एज अ जॉब लेते हैं उस कंपनी में। जब वो अफ्रीका के तरफ जा रहे होते हैं, कॉन्गो के पास जगह है वहाँ पे, जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं कॉन्गो की तरफ अफ्रीका में अपनी शिप से, तब वो उस कंपनी के स्टेशंस में देखते हैं लोगों को वर्क करते हुए। तो वो देखते हैं वहाँ पे कैसे इनसफिशिएंसी है वर्क की, कितना वर्कलोड ढाला हुआ है लोगों को, कोई खुश नहीं था वर्क उस काम को करते हुए। सब ऐसा लग रहा था जैसे सब जोर जबरदस्ती से काम कर रहे हैं। जो भी आसपास के लोग उन कंपनी को दिखते हैं वहाँ से उन लोगों को उठा के वो वहाँ पे अपनी कंपनी में फोर्सफुली उनको काम करवाते थे, वर्कलोड करवाते थे, उनसे एनिमल की तरह ट्रीट करते थे, जानवरों की तरह ट्रीट करते थे। और जो वहाँ पे वर्कर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा ओवर वर्क और इल ट्रीटमेंट को जो है फेस करते थे। वो जो कंपनी के एजेंट्स होते थे वो उनसे सब काम करवाते थे फोर्सफुली, ज़बरदस्ती। वैल्यू जो है उसके बाद ये सब जो चीज़ें वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं उस टाइम की, कैसे वर्कर्स के ऊपर लोड डाला हुआ है, उस टाइम जो है वो वहाँ पे जो है अपने सेंट्रल स्टेशन में जो है पहुँच जाते हैं, अराइव करते हैं वहाँ पे। उस स्टेशन को जो चला रहा होता है, उस कंपनी को जो चला रहा होता है वो जनरल मैनेजर होता है।
जो जनरल मैनेजर है उस कंपनी स्टेशन का, वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है, सेल्फ सेंटर्ड है और एक तरीके से इलीगल काम करता है लोगों से, ज़बरदस्ती काम करवा के, उन पे वर्कलोड करके, उन पे इल ट्रीटमेंट करके। उस टाइम माले और उसके क्रू मेंबर्स को पता चलता है कि जो उसकी स्टीम शिप है वो डूब गई है, ख़राब हो गई है और उसको दोबारा रिपेयर करना पड़ेगा और उसके लिए काफ़ी टाइम लग सकता है। उसी दौरान जो मैलियो होता है, उसकी जो इंटरेस्ट होता है, उसकी जो रुचि होती है क्रूड्स के ऊपर बढ़ती है, क्योंकि क्रूड्स को वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन, हार्ड वर्कर के रूप में देखता है और उसको और अच्छे से जानने का मौका मिलता है उसे उस दौरान। वो जो क्रू मेंबर होते हैं मैलियो के, वो क्यूट से जो है उनकी उनकी पोजीशन को लेके थोड़ा सा डरते हैं। वहाँ कंपनी स्टेशन में जो क्रूड्स की जो है उनकी पोजीशन होती है, उससे थोड़ा घबराते हैं उनको देखकर। और ये र्यूमर फैलाया जाता है कि जो क्रूड्स हैं वो बीमार हैं और उनकी इसी टाइम पे जो है, जो शिप जो उनकी रिपेयर होनी होती है, वो बहुत ही ज़्यादा लंबा टाइम ले रही होती है, और बट एक्चुअली में वो बीमार नहीं होते हैं। ऐसे र्यूमर फैलाई होती है और जो शिप को रिपेयर कराने में बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट वो मांगते हैं। मैरले को जो है वो एक्सीडेंटली बोल लो, इवेंचुअली बोल लो, उनको कुछ पार्ट्स मिल जाते हैं उस शिप के, जिससे कि जो शिप है वो जल्दी से रिपेयर हो सकती है। मालियो जो है अपने क्रू मेंबर्स के साथ हट की तरफ बढ़ते हैं, अब फायरवुड के साथ, ये कहते हुए कि ये जो लकड़ी है, जो फायरवुड है, ये उनकी है। उसी टाइम क्या है, एकदम से जो धुंधला धुंधला हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता। फिर जब थोड़ा जो धुंधलापन जो साफ होने लगता है, जो फॉग होता है जो साफ होने लगता है, तब वो देखते हैं कि जो कुछ लोग होते हैं वो उनकी जो जहाज पर हैं अटैक कर रहे होते हैं, हमला कर रहे होते हैं। जब ये बात मैलियो को पता चलती है तो वो बहुत जल्दी से जाते हैं और सबको चौकन्ना करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हमला हो गया है। लेकिन उससे पहले ही वो देखते हैं जो कि हेल्म्समैन होते हैं वो मारे जा चुके होते हैं। हेल्म्समैन मतलब जो भी किसी व्हीकल को कंट्रोल करते हैं, वो जो शिप को जो है कंट्रोल कर रहे थे, वही उनको चला रहे थे उस शिप को, तो वही मारे जा चुके होते हैं उस हमले से। उसके बाद जो मैलियो है वो अपने क्रू मेंबर्स के साथ वहाँ कंपनी के स्टेशन जाते हैं फटाफट क्रूज के। जब वो वहाँ कर्ड्स की जो कंपनी जो स्टेशन है वहाँ की तरफ जा रहे होते हैं, तो वो सोचते हैं कि शायद वो मारा जा चुका होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और उसके बाद जो आधे जो रशियन लोग होते हैं, जो लगभग पागल हो जाते हैं उस हादसे से, क्योंकि पहले ही वो इतने वर्कलोड सह रहे थे और ऊपर से जो हादसा हो जाता है, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा वो डर जाते हैं या घबराए हुए होते हैं। तो वो बताते हैं कि नहीं ठीक है सब, लेकिन वो कोर्ट्स की स्थिति बताते हैं, उसकी जो सिचुएशन है उसको बताते हैं उन मालियो एंड क्रू मेंबर्स को। वो बताते हैं कि जो कर्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इन नॉर्मल बिहेव करने लगे हैं, नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहे हैं, खुद को गॉड मान रहे हैं और सबके साथ वो बहुत ही ज़्यादा इल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा अच्छा उन्हें ट्रीट नहीं कर रहे हैं, उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, जैसे कि उसके साथ होता था पहले। वो अब खुद ही ऐसा हो जाता है उस हादसे के बाद। बहुत ही ज़्यादा उसे उसे कह लो मेंटल इल ट्रीटमेंट मिलती है शायद इसलिए, और उसके बाद एक और हादसा हो जाता है, इसलिए उसके साथ ये सब होता है, तो वो नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा इल ट्रीटमेंट करता है और भी ज़्यादा क्रूर हो जाता है, बहुत ही अग्रेसिव हो जाता है। उसके बाद जो मैनेजर है वो कर्ट्स को लेके आते हैं जो कि बीमार हो जाता है। उसके बाद वो सामने देखते हैं कि एक खूबसूरत सी महिला खड़ी होती है वहाँ पे। तो जो वहाँ पे जो कुछ जो रशियन लोग होते हैं वो मैलियो और उसके क्रू मेंबर्स को बताते हैं कि ये जो औरत है ये कर्ट्स के साथ ही है और इसकी लाइफ में इसके ये सब काम कारोबार में परेशानी पैदा कर चुकी है पहले ये। उसके बाद जो रशियन लोग होते हैं वो मैलियो को बताते हैं कि ये जो उन्होंने स्टीम शिप पे जो अटैक करा था वो कर्ट्स ने ही करवाया था, ताकि वो ये देख सके कि वो मर चुका है, ताकि लोग उस पे विश्वास कर सके कि वो मर चुका है, और उसके बाद जो है अपनी जो योजनाएं हैं, उसकी जो भी प्रैक्टिसेस हैं, उसे दोबारा उसे अब उसकी हालत में छोड़ दिया और उसे परेशान ना करे। वो सबको विश्वास दिलाना चाहता था कि वो मर चुका है। उसके बाद जो कर्ट्स है वो एकदम से रात में जो है गायब हो जाता है। फिर मैलियो जो है उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है।
जब वो उसकी तरफ पीछे पीछे जा रहा होता है, वो देखता है कि वो जो कर्ट्स है वो क्रॉल जल करते हुए जाता है, रेंगते हुए जा रहा होता है। तो उसके बाद जो मार्लो है उसे वो रोकने की कोशिश करता है, उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि हम जो है शिप पे वापस चले जाएंगे, कि वो उनके साथ शिप में जो है वापस वापस चलें। उसके बाद जो है अगली सुबह जो है वो नदी को बंद कर देते हैं, पर वो मार्लो जो है और जो बाकी लोग हैं वो देखते हैं कि जो कर्ट्स की जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर होती जा रही है, उसकी तबीयत और ख़राब होती जा रही है, उसकी हेल्थ और ख़राब होती जा रही है। उसके बाद मार्लो जो है शिप चलाते चलाते कर्ट्स की जो बातें हैं उसे ध्यान से सुनता है। वो दोनों यूरोप की तरफ वापस जा रहे होते हैं, तो जो कर्ट्स हैं वो मार्ले को एक पैम्पलेट देते हैं जिसके अंदर एक लेटर होता है, जो कि सिविलाइजिंग द सेवेजेस के बारे में होता है, जिसे हम क्रांतिकारी पुस्तिका भी कह सकते हैं। जिसमें लिखा होता है कि ब्रूट्स को ख़त्म करो, मतलब वही लोग, वो लोग जो कि वायलेंट बिहेव कर रहे हैं, लोगों से अत्याचार करा रहे हैं, जो बिहेवियर है उनका और ये सब जो हादसा हुआ है, ये जो भी इन सब की वजह है उन सबको ख़त्म करो, उस लेटर में ये लिखा था। उसी टाइम जो होता है, जो मैलियो का स्टीमर होता है जिसमें वो लोग बैठे होते हैं, वो अचानक से टूट जाता है और उन्हें फिर से वहीं बीच में रिपेयरिंग के लिए रुकना पड़ता है। और उसी दौरान, उसी पीरियड में जो है कर्ट्स की जो है मृत्यु हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। जो लास्ट वर्ड होते हैं कर्ट्स के, जो अटर कर रहा होता है, वो होता है हॉरर हॉरर। उस टाइम जो है मार्लियो जो है कंफ्यूज हो रहा होता है कि वो ये हॉरर हॉरर क्यों बोल रहा है, लेकिन उसी दौरान जो है कर्ट्स की जो है मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। उसके बाद मार्लियो जो है वो भी बीमार हो जाता है और बहुत ही मुश्किल से जो है सरवाइव कर रहा होता है उस सिचुएशन में, क्योंकि वो बीमार हो जाता है, ऊपर से उसे ही शिप जो है दोबारा से रिपेयर करनी होती है और उसी टाइम जो है कर्ट्स की भी मृत्यु हो चुकी होती है, तो बेरली सरवाइव कर पाता है, वो भी बहुत बीमार हो जाता है। पर जैसे तैसे वो यूरोप जो है वापस पहुंचता है शिप को ठीक करके। उसके बाद जो कर्ट्स की जो फियांसे होती हैं वो उससे उसको मिलने जाता है, उसको बताने जाता है, उसे देखने जाता है कि वो कैसे है। लेकिन जो मार्लो है वो अभी भी देखता है कि वो जो उसकी फियांसे है वो अब तक डिप्रेशन में है उसकी मृत्यु की। और वो उसकी फियांसे होती है, वो कर्ट्स को उसकी पेशेंस के लिए, उसकी अचीवमेंट्स के लिए, उसके लिए लाइक उसे प्रेज़ कर रही होती है। तब वो मैर्लो से पूछती है कि जो कर्ट्स है उसके लास्ट वर्ड्स क्या थे मरने से पहले। पर मैर्लो जो है नहीं चाहता था कि वो जो भ्रम में है, वो जो सोच रही है, वो जो इमेजिन कर रही है, उसकी सच्चाई से जो है वो सब कुछ शैटर हो जाए, वो और भी ज़्यादा डिप्रेशन हो जाए। इसलिए वो उसे झूठ बोलता है और वो उसे कहता है कि उसका जो आखिरी शब्द थे वो तुम्हारा नाम था। So this is the end of this video. I hope you liked this video. You understand very well. अगर आपको समझ आया है, पसंद आई है वीडियो, तो इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आगे से भी आपको अगर किसी भी नॉवेल्स की या किसी भी बुक की समरी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो नॉवल है जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी, उनका नाम है आफ्ताब खुराना। आई होप आपको ये जो है अच्छे से समझ आ चुका है। चलिए, टिल देन मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। टिल देन गुड बाय एंड गुड लक एंड शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा।